बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से जहां पिछले 3-4 दिनों से कशीदा सूरत हाल पाई जाती है, एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म, उनकी काबीना, सियासी जमातों के ज़ोमा और आला हुकाम ने शिरकत की। इस इजलास में आज़ाद कश्मीर की आवाम की जानिब से जो मुतालबात उठाए गए हैं और जिस सिलसिले में हमने देखा पहिया जाम हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे किए गए, उसका जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की आवाम की जानिब से सस्ता आटा हो या बिजली के कम निर्ख, इन मुतालबात को मंजूर करते हुए 23 अरब रुपए की मंजूरी दी, ताकि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं, इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल हो सकें। इस इजलास के बाद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान ने फ़राखदिली का मुजाहरा किया और जो आज़ाद कश्मीर की आवाम के मुतालबात थे, इन्हें मनोवन तस्लीम कर लिया। अब जो आटा और बिजली के बिल हैं, जो उनकी डिमांड्स थी कि इन्हें सस्ता किया जाए, नए निर्ख तय होने के बाद उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इन नोटिफिकेशन के बाज़ाब्ता तौर पर जारी होने के बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और जो अवामी एक्शन कमेटी है, उनके दरमियान मामला तय पा जाएंगे। अहम इशू है जिसकी बहुत से डायनामिक्स हैं। इस हवाले से हमने प्रोग्राम सच तो के प्लेटफॉर्म से वफाकी बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम साहब का अब से कुछ देर कबल उनके चैम्बर में इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। प्रोग्राम सच तो के लिए आइए आपके सामने उनका इंटरव्यू रखते हैं, जिसमें चीदा चीदा सवालात उठाए गए और उनके जवाबात मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम साहब, बराए कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान। अमीर मुकाम साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम सच को वक्त देने का। बताइएगा, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल, एहतजाज, जिसमें पुलिस एहलकार की शहादत भी हुई। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आला सतही इजलास किया जिसमें आप भी मौजूद थे। ये सारे क्राइसिस में वजारत उमूर कश्मीर ने क्या किरदार अदा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जो हालात बने, इसके तो काफ़ी टाइम हुआ और बदकिस्मती से जो काम पहले कर लेना चाहिए था, और अब आपको पता है कि सब कुछ कश्मीर गवर्नमेंट ख़ुद देख रहे हैं जी। और सारी चीज़ें डिवॉल्व होकर उनको शिफ्ट भी हो गए। और हमारा काम उमूरी कश्मीर के दरमियान में कोऑर्डिनेशन है और ये कराना है। बहरहाल इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, टाइम पर हुआ नहीं हुआ, मगर एक चीज़ बन गई और वो उन्होंने नारा इस तरह लगा लिया। ये हो सकता है जिन लोगों ने स्टार्ट लिया बनाया वो उनके मकासद और थे, और हो सकते हैं मैं भी। इसमें आपको भारत का हाथ भी नजर आता है? ये तो जाहिर बात है और उससे हमें कोई गिले भी नहीं है। ये उनकी ड्यूटी है कि अपने दुश्मन को जितना कमज़ोर कर सकते हो और मौके से फ़ायदा ले सकते हैं तो वो ले लेते हैं, माजी में भी और अब भी। वो अपनी जगह, या अपने भी मुल्क में इस तरह हो सकता है। ये कई सीक्रेट वाले, दूसरे वाले कई इश्यूज वही कश्मीर में निकल आए। मगर वो नारा उनकी इस तरह था कि वही हम चाहते हैं कि आटा भी सस्ता हो जाए, जो है कि आम आदमी की ज़रूरत है। ठीक है, अगर पहले से भी सस्ता है मगर वो कहते हैं कि मज़ीद सस्ता हो जाए। वो साथ ये कहते हैं कि हमें बिजली भी मज़ीद सस्ती हो जाए, कम से कम पर मिले। तो उसी नारे के साथ न कोई सियासी पार्टी उसकी मुखालिफत कर सकती है, न कोई आम आदमी कर सकते हैं, न कोई और बना। उसके जो भी जिन्होंने स्टार्ट किया हो उसके जो जो भी सोच फिक्र था, तो वो एक मजबूत तहरीक बन गई और एक कौमी तहरीक बन गई। इसमें सारे लोग शामिल हो गए। फिर तो उसको देखना और उसको सीरियस लेना और उसका कोई वे आउट निकालना बहुत ज़रूरी था। और इस हिसाब से मैं शहबाज शरीफ साहब का उसको दाद भी देता हूँ कि उसने बर वक्त जब उसको पता लग गया, मैं तो ख़ुद भी वही गिलगित में था, हमें भी रात को फ़ोन किया। हमने गिलगित से चलकर फिर स्कर्दू आए, फ़्लाइट नहीं था, स्कर्दू से कल सुबह यहाँ पहुँच गए। कश्मीर में जो हमारी पार्टी के लीडर थे उनको यहाँ बुला लिया इस्लामाबाद में, उनसे मीटिंग की, दूसरे लोगों से की। मैं सदर जरदारी साहब का भी मशहूर हूँ, उसने अपने अपने पार्टी को भी कॉल किया, उसके लोग वही आ गए। और फिर हमारी एक कंसेंसस ये बात पे हुई कि सब तमाम स्टेक होल्डर को बुलाना चाहिए, जिसमें हर एक को ये एक कौमी इशू है, कोई सियासी और ये इशू नहीं है, स्टेट और मुल्की इशू है। तो अच्छा हुआ आज उसमें वज़ीर-ए-आज़म और उसके काबीना के लोग, AJK के और जो हमारे पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग, और साथ साथ यहाँ भी जो हमारी जितनी लीडरशिप है और
एलाइज यहाँ पार्लियामेंट में वो भी थे सर हुकूमत में, और सब ने एजेंसीज के लोग दूसरे लोग भी थे, तो उन सब ने एक कंसेंसस से और सारी डिस्कशन हुई और इनपुट, मगर इस बात पर इत्तेफाक राय हो गया कि ये मसला हर सूरत में रिजॉल्व करना चाहिए। फिर इस पर वर्किंग हुई कि उसको कितनी अमाउंट चाहिए कि उनके फ़ौरन ये दो डिमांड पूरा हो जाए। एक तो आटे का था, दूसरा बिजली एक का। आटे और बिजली का, तो वही लोग भी उनके साथ ऑन बोर्ड थे, तो फिर उन्होंने इस पर वर्क अवामी एक्शन कमेटी वाले लोगों से भी रब्ता था। ये वही उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन AJK की थी, उनका राबिता था, उनका उनसे राबिता था, और एक एक चीज़ उसके साथ तो वो शेयर कर रहे डिस्कस कर रहे थे। तो फिर इस पर कंसेंसस हुई है कि इस पर 22 अरब रुपये अगर दिए जाए तो उनके दो डिमांड्स फ़िलहाल पूरे हो जाएंगे। तो फिर 22 की बजाय प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की बहुत, और इसमें कहा कि इसमें इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए, 22 की बजाय 23 अरब उसके लिए मंजूर करा दिए कि इशू ख़त्म हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। और फिर उन्होंने वही कश्मीर हुकूमत के डिस्पोजल पर रखे, और फिर वही उन्होंने नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी कर अब दिए। मतलब कि आप जो बता रहे हैं कि 23 अरब रुपए, मतलब आटा भी सस्ता हो गया, 1100 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। और आटा भी सस्ता हो गया और बिजली भी सस्ती हो गई, दोनों की वही हिसाब किताब करे, एक पर 11 अरब और दूसरे पर 12 अरब इसी तरह खर्चा ये आता वन है। टाइम है या ये मुस्तकिल अब नहीं, चलेगा? ये मुस्तकिल चलेगा। अभी के लिए उन्होंने रिलीज़ किया, फिर उसमें बजट के लिए एलोकेशन रखते जाएंगे हर साल, तो मुस्तकिल उनको वो एक रिलीफ मिल गया। तो हम ये कहते, बाज़ लोगों की ये क्वेश्चन आती थी कि ये तो फिर हर जगह के लोग ये डिमांड करेंगे, हर आदमी चाहता है, पाकिस्तान में भी चाहता है आटा सस्ता हो, बिजली मगर सस्ती मैं हो। आप तो खुद भी सियासी आदमी नहीं, हैं। मगर मैं कहता हूँ कि ये कश्मीर और JB की सूरत हाल और है, उनकी कुर्बानियाँ भी और है, जो उन बॉर्डर पर है, जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया, तो उस पर हमें ज़्यादा हक बनता है। तो हम बकाया पाकिस्तान वालों को दिल बड़ा बड़ा करके उनकी वही माजी और इसका ख्याल रखते हुए इस पर किसी को एतराज़ नहीं कर लेना चाहिए। आप वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर अमूर हैं, तो अमीर मुकाम साहब बड़ा बुनियादी किरदार है। मुजफ्फराबाद एक बेस कैंप भी है आज़ादी कश्मीर के हवाले से। वहाँ के जो हालात इस नहज पे पहुँचे, तो आपकी वजारत या आपने ख़ुद भी जायज़ा लिया कि इसकी क्या वजह बनी? क्योंकि जैसे आपने ख़ुद कहा कि भारत तो हमारा अज़ली अब्दी दुश्मन है। उन्होंने तो अपनी मीडिया में इसको हाईलाइट किया कि वहाँ अवामी अपराइजिंग हो रही है रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़। नहीं, मतलब है इसमें देयर इज़ नो डाउट कि ये कोई अचानक नहीं हुआ है और एक रात में नहीं हुआ है। इसके लिए इस तरह प्लानिंग और लोगों के ज़हन बनाना और बात करना, इसमें शक ही नहीं, उन्होंने अपना रोल भी अदा किया होगा, और अगर कोई लोग इन्वॉल्व उन्होंने भी किया होगा। तो अगर पहले से हम एक्शन सारे लेते, वन पॉइंट एजेंडा, तो पहले किसी ने, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है JK की, तो इसमें दूसरे बातें थे, इस बात की इतनी उसने मुझे भी इतनी सीरियसनेस नहीं बताई कि बहुत सीरियस इशू इस तरफ जा सकती है। बारह जो भी हो, आप किसी को ब्लेम गेम में जाना नहीं चाहते, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो हो गया, मगर एंड उसका बस ठीक हुआ, इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि ठीक रहेगा। खुद भी आप वहाँ का दौरा करेंगे जो एहतजाज की वजह से? जरूर, नो डाउट, वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहा है, हम एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के जाएंगे और फिर खुद मैं तफसीली भी जाऊँगा। आप जाएंगे। थोड़ा सा मुझे बताएगा आखिर में, अपना विजन भी दे दें कि कश्मीर के हवाले से आपकी क्या राय है। आप मिनिस्टर रह चुके हैं, मुख्तलिफ वजारतों में आपने सर्व किया है। आप समझते हैं कि कैसे इन मामलात को सामने रखते हुए जो मसला कश्मीर है उसको सही मानों में उजागर भी किया जा सकेगा? ये एक सीरियस इशू है, और हमारा हर पाकिस्तानी के जहन में कि कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान का हिस्सा, वही जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको भी हम ये मानते हैं कि हमारे साथ ही होना चाहिए। जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने इसमें कोई जो उन्होंने तब्दीलियाँ की, जो कुछ किया, उनकी अपनी एक पावरफुल मीडिया, सब कुछ अपनी जगह है, तो हमें इसके लिए कोई, हमारी तो अभी 1 महीना हो गया कि हम इस मिनिस्ट्री में आए। मैंने 3 दफ़ा वही प्रोग्राम भी बनाया, मगर और कमिटमेंट की वजह से फिर कैंसिल हुआ है। इंशाल्लाह ताला इस नेक्स्ट वीक में हम वही जाएंगे भी, और बैरूनी मुल्क भी हर जगह कश्मीरी भी आबाद है, और कश्मीरी काज के लिए उसको उजागर करा देंगे, उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, और उन डेज़ पर वही काफ़ी हर जगह पूरी दुनिया को दिखाएंगे, उसको इस तरह किल नहीं होने देंगे। भारत में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, इसको ज़िंदा रखेंगे, और भारत में भी इलेक्शन हो रहा है, उसका तो अपना हिसाब किताब है। मोदी साहब का नारा है कि इस बार 400 से पार। वो तो मोदी साहब ने सारा प्लान भी इस तरह किया है कि वही जो जिसमें मुसलमानों की और उसकी
आबादी ज़्यादा है, वही अपने जो उनको चाहने वाले हैं उनकी डिलिमिटेशन भी इस तरह की है। उस दिन मैं देख रहा था कि अगर उनके हल्के 20 पर बने हो तो, या दूसरे जो नहीं चाहते इंडिया को तो उसके 40 पर बने, दूसरे वो तो उनकी अपनी एक प्लान है, उसकी अपनी प्लान है कि हम इस तरह लोगों को करें कि इस लिहाज पर भी हमें कामयाबी हो जाए, मगर हमारे अपने एक प्लान होना चाहिए। आखिर में आप जब कश्मीर जाएंगे तो तमाम सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे? जरूरी बात है, अभी ये नहीं है, पार्टियां हमारी PTI से अपनी अपनी है, और ये काज इस तरह है कि हमें सबको लेके जाना चाहिए, और उनकी भी फ़र्ज़ बनती है कि नारों मारों से अगर कोई अपने आप को पाकिस्तानी समझता है तो फिर जब इस तरह नेशनल इश्यूज़ आते हैं तो फिर उनको मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। फिर ये बातें छोड़ लें कि मुझे फला पसंद है फलाना पसंद है, उससे तो कुछ बना ही नहीं, तो उनकी भी फ़र्ज़ बनती है। हम तो हर एक खुदा, अभी मैं उसी दिन बुनेर, ये जो हमारी गवार साहब की बार है, क्या उसका भाई भी आया था। अच्छा। मेरे सामने बैठा, चेयरमैन PTI के भाई भी, NPP, जुमात इस्लाम, जितनी पार्टी थे बुनेर के सारे आए हुए थे। तो मतलब कहते ये बार हम सब कहे, मेरे भी कहा कि सियासत हमारी अपनी जगह, माया हमारे लिए आप सारे काबिल एहतराम, तो वो तो अपनी जगह, जब सियासत और इलेक्शन का टाइम हो हर एक अपना होता है, मगर जब बन जाए फिर आदमी सबके लिए होता है। ठीक है, एहतजाज अब ख़त्म हो गया, रिपोर्ट्स अब आपके पास जो आई हैं? तो मैं तो अभी असम्बली से निकल गया, फिर मैंने पूछा नहीं, मगर अभी ख़त्म होना चाहिए, आप ख़त्म होना चाहिए, यानी इतनी बात हो गई तफसील से, फिर तो इसका जवाब नहीं रहेगी। अगर फिर भी इसके जवाब नोटिफिकेशन हमें देखना चाहिए। नोटिफिकेशन भी हमने अभी व्हाट्सएप पर देख ली, काफ़ी नोटिफिकेशन भी हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम जी। नाज़रीन, आपने वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब की गुफ्तगू सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे, सैनिटिंग विल प्रिवेल इंशाल्लाह, और जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर है, जो बेसिकली बेस कैंप है कश्मीर, बिलखसूस मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, वो जो उसका अपना काम है वो खुश असलूबी से करेगा, और जो अवामी मसाइल है उनका हल तलाश कर लिया जाएगा। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मुल्क की सियासत, बिलखसूस जो हमें एक दफ़ा फिर ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बाज़कश सुनाई दे रही है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑफर की गई है PTI समेत तमाम ओबिसिन जमातों को कि वो आएँ, मेज़ पर बैठें, बातचीत करें, बगैर शराइत के, यानी गैर मशरूत बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या हतमी रद्द अमल आता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं, उसका भी जायज़ा लेंगे। फिर आज कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ और हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन बेंचों के दरमियान लफ्जी वार और एक दूसरे पे जुमले कसे गए। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि कैसे अवामी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऐवान है वो कानून साजी करे, और इसके साथ साथ जो अगर इश्यूज डिबेट के लिए उठाए जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिबेट पुरमग़ज़, पुरअमन और एक अंदाज में ऐसे में की जाए ताकि दोनों तरफ की जो आवाज़ है वो सुनी जा सके। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमें एक पॉलिटिकल पैनल ज्वाइन कर रहा होगा जिनके सामने ये सवालात और हमारी तरफ से जो नुकात है वो रखेंगे। हमारे साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। Welcome to PTV Global app, your one-stop for all things entertainment, dramas, documentaries, news, and more. When you open the app, you're immediately taken to our live stream, where you can watch your favorite shows, news, and events
in real time. But that's not all. Our programs menu offers a wide range of shows, from drama and comedy to news and current affairs. You can browse through our extensive library and find something that suits your mood. And if you want to plan your viewing in advance, our program schedule has got you covered. Download the app now on App Store and Google Play and start enjoying the best of Pakistani entertainment and news. दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दतें आ गई है, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है। तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सबको। आप अपना इज़हार तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाकर कह सकते? हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए। कोई यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स की तवस्सुत से हो, स्कॉलरशिप की तवस्सुत से हो या स्किल डेवलपमेंट की तवस्सुत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। और मलूक शाह कुछ भी कर सकता है, मगर अपनी रोही की बात नहीं टाल सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी हकीकत है। सिकंदर आ रहा है शेर आलम। 25 साल के गबरू जवान होंगे इससे ज्यादा से। टेक कौन सी है? 14। मैं हूं तौसीक हैदर और ये है ट्रेन राइजिंग पाकिस्तान की। सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं इस ट्रेन के पहले स्टॉप पर, जहां पर प्यारे प्यारे बच्चे हर दिन आपको ले जाते हैं एक नई दुनिया में। चाहे वो VFX और CGI की इमेजिनेटिव दुनिया हो या स्पेस और गैलेक्सीज की खबरें, तालीम, खेल, सेहत, सियाहत, बहुत कुछ है। आप बताएं, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? सोशल मीडिया के डॉक्टर से पूछ के बताओ। रील्स लगाएं सुबह दोपहर शाम, और स्टोरीज हस्बे जरूरत। स्टोरीज तो फिल्मों और ड्रामों में होती हैं, जिनके लिए चाहिए होता है एक जबरदस्त सा टीवी लाउंज, खूबसूरत लाइटिंग, रिलैक्सिंग सोफास, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। इस सब के लिए चाहिए मगर अच्छी सेहत। रुकना मत भूलिएगा मेरे स्टेशन पर, क्योंकि मैं रखता हूँ सबको फिट। राइजिंग पाकिस्तान की ये ट्रेन हम ऐसे चलाते हैं, and 3 and 2 and 1। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने कहा कि मुल्की सियासत में ग्रेटर डायलॉग की, बातचीत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, लेकिन एक तरफ ग्रेटर पॉलिटिकल डायलॉग जो कि वक्त की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। आज के इजलास में हमने देखा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब ने बड़ी जारहाना तकरीर की, जिसका जवाब फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने दिया, और उनके जवाब देने के दौरान अपोजिशन बेंचेस और हुकूमती बेंचेस के दरमियान, जैसे मैंने पहले कहा, अल्फाज की जंग शुरू हो गई और डिस्ट्रप्टिव किस्म की प्रोसीडिंग्स थी। बार बार स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब कह रहे थे कि अगर इस मामले पर मुल्क में जो आइन तोड़ा गया, आर्टिकल 6 या जो दीगर मामलात की बात हो रही है, तो अगर एक तरफ से बात सुनी गई तो दूसरी तरफ भी तहम्मुल पैदा करे और बात सुने, तब ही मुकालमा आगे बढ़ सकता है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे।
कितना नागुज़ीर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना और पार्लिमानी फोरम को इस्तेमाल करना बातचीत के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुज़श्ता रोज़ ये बात की थी कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं, गूनागू मसाइल हैं कि तमाम सियासी जमातों को पार्लियामान के फोरम पर आकर इन मसाइल के हल के हवाले से अपनी राय का इजहार करना होगा और मुतफ़िका लाएमल तय करना होगा। तो ये एक सवाल हम उठाएंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। और दूसरा, IMF का वफ्द पाकिस्तान आ गया है, पाकिस्तान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ जाने का ख्वाह है। आज तारुफी इजलास था, 2 हफ्ते का डायलॉग है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा कि कोशिश यही होगी कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है वो हासिल किया जाए। उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि बाय पार्टीसन सपोर्ट जब तक नहीं होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब हमें ज्वाइन किया राना एहसान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के। सर बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब, दूसरी मरतबा मुंतखब होकर हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। और चंद लम्हों में हमें डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा ज्वाइन करेंगी जो MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। गुफ्तगू का आगाज़ आपकी इजाज़त से नदीम कुरैशी साहब। सर, राना सनाउल्लाह खान साहब ने जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद बानी चेयरमैन PTA इमरान खान साहब से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत बिला मशरूत नहीं होगी, किसी शराइत से जुड़ी भी नहीं होगी, बिला मशरूत बातचीत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते हैं कि मुकालमा होना चाहिए, सियासतदानों को आपस में इकट्ठे होकर बातचीत करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? आज बैरिस्टर गौर साहब ने भी, चेयरमैन PTI ने बड़े सख्तगीर बयान दिए, उमर अयूब साहब ने भी अच्छा खासा जारियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्या रद्द-ए-अमल है PTI का? बातचीत होनी चाहिए? बातचीत वाहिद हल है इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने का। पाकिस्तान में जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे हर मसले का हल है अगर खुलूस नियत से उस पर अमल किया जाए। जहां तक बात है, आपने जैसे फरमाया कि उमर अयूब खान साहब की और गौर खान साहब की जज्बाती गुफ्तगू या सख्त की रवैया की बुनियादी वजह, मैं खुद विक्टिम हूं इस चीज का कि हमारी हुकूमतें, मौजूदा सरकार बिलखुसूस, वो जुबानी तौर पर आप लोगों के साथ बैठकर टीवी शोज में किसी सहाफी से अपनी गुफ्तगू में बड़ी ही मीठी मीठी बातें करते हैं, अब मसालियाना बातें करते हैं, अमन अमान की बातें करते हैं, गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो प्रैक्टिकल का रवैया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सियासी वर्कर्स को जितनी दुश्वारियां गुज़श्ता PDM की सरकार जो 16 माह की रही, उसके बाद इन्हीं की बीटिंग केयर टेकर गवर्नमेंट की सूरत में रही और 3 माह से ज्यादा अब इनको हो गए हैं, इनके दौर में देखनी पड़ी है मुश्किलात। सियासी वर्कर्स को कभी इसका तसव्वुर भी नहीं था। अच्छा, मतलब कैसे मुमकिन है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सियालकोट जाते हैं, एक प्रेसिडेंट, और वो एक गुफ्तगू करना चाहते हैं उस्मान डार साहब की रिहाइश पे और उनको मना कर दिया जाता है। कोई वजह तो हो, जब कानून आईन मुझे इजाजत देता है कि मैं जमहूरी अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश कर सकता हूँ, तो क्या वजह है ये कदर लगाने की? हम किसी भी इशू पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए पुरअमन मुजाहिरों की या गैदरिंग्स की कॉल देते हैं, अभी कॉल पे इम्प्लीमेंट भी नहीं होता, वो कॉल नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद होती है, सेम डे पुलिस हमारे घरों पर पहुंच जाती है। हम सूबाई असेंबलीज में भी, नेशनल असेंबलीज में भी यही जब गुफ्तगू करते हैं तो स्पीकर साहबान अपने रवैये से, अपनी गुफ्तगू से हमें मुतमईन करते हैं। लगता है प्रैक्टिकली उनके हाथ में वो पार ही नहीं है कि वो रोक सके। मैं चूंकि राना एहसान अफजल साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह से हैं, बड़ी मस्बत आवाज है ये PMLN की, मैं आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं जितने हालात इस वक्त पाकिस्तान में कॉमन मैन के खराब है और डे बाई डे ये खराबी बढ़ती जा रही है, मतलब जिंदगी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मुश्किल का रोकता है। पानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, इस तरह से तो अडियाला जेल का मुस्तकिल और मकीन बनाकर पाबंदी है किसी भी कोर्ट पर कि वो उनको ना तलब कर सकती है, ना वो आजादी की फजा में सांस ले सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी हो, चौधरी परवेज इलाही हो, उमर चीफ हो, तमाम सियासी लोग जो पाकिस्तान में बड़े कलीदी उहदों में रहे हैं, वजीर खारजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। कुरैशी साहब, आपका नुक्ता आ गया था, मैं इसके जवाब ले लेता हूँ।
आपने सारी बात सुन ली, आपको वेलकम कर दूं डॉक्टर शाजिया सोबिया साहब, आपको तारुफ करा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। राना एहसान साहब क्या कहेंगे? उनका बातचीत गुफ्तगू में तो कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स वो और कदगने इन पे लगी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बातचीत के लिए तो पहले तो ऑफ़र दी जाती है ना, तो ये तो शुरुआत है। हम बिल्कुल ये कोई मजाक नहीं कर रहे या कोई हवा में बात नहीं की। अगर जो हमारे मुशीर हैं सियासी उमूर के, उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया है तो इसका मतलब है कि हुकूमत तो चाहती है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड भी है। देखिए, आपको याद होगा 2018 में ये हुकूमत में थे, हम अपोजिशन में थे, हम कहते थे आए मसाके मईशत पे बात करें, ये हमें लिफ्ट नहीं कराते थे। हम कोरोना की मीटिंग में आते थे, वहाँ वज़ीर आज़म नहीं आते थे। हम नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में जाते थे तो वज़ीर आज़म इसलिए नहीं आते थे इनसे हाथ ना मिलाना पड़े। आज रोल तब्दील हो गए हैं, हम हुकूमत में हैं, ये अपोजिशन में हैं। ये इनको भी इतराज़ात होंगे हमारे मैंडेट के ऊपर, मुख्तलिफ ये शक व शुबात जो हैं वो पेश करते हैं, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि आएँ बातचीत करें। लेकिन इनका मौक़िफ़ ये कि नहीं होनी चाहिए। ये नदीम कुरैशी साहब तो फिर मुस्बत आवाज़ हैं PTI के अंदर, पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन आपने गंडापुर साहब को सुना, एक ही वज़ीर आला है ना के PTI की तरफ से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, वो कहते हैं जी हम जिनसे बात करनी है हम उनसे बात कर लेंगे, इनसे हमने बात नहीं करनी। फिर इनके कोई बंदे कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। तो इसमें क्या चीज़ इससे साबित होती है कि एक जमात वो बातचीत करना नहीं चाहती। और उसका देखिए, उसकी भी एक बैकग्राउंड है। उसकी बैकग्राउंड ये है कि इनके जो लीडर हैं खान साहब, उनका एक मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ ये है कि मैं अच्छा हूँ, बाकी सब बुरे हैं, मैं फरिश्ता हूँ, ये गुनाहगार हैं, मैं इनसे ना हाथ मिलाऊंगा ना कुछ और करूँगा। आज हम ऑफ़र कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो हमारे दोस्त ऑपोजिशन के बेंचेस में बैठे हैं उनके सामने जाएं और उनके आगे हाथ आगे बढ़ाएं। कहते हैं जब तक बानी चेयरमैन PTA पाबंद सलासल हैं, देखिए वाइस चेयरमैन PTA शामत कुरैशी, सदर परवेज इलाही कि बातचीत आप पहले अपनी शराइत बनवाना चाहते हैं, फिर बातचीत करना चाहते हैं, फिर वो तो नहीं होगा ना। या आप चाहते हैं कि आपको NRO मिल जाए, आपको तोशा खाना में NRO चाहिए, आपको 190 मिलियन पाउंड के अंदर NRO चाहिए, आपको साइफर केस में NRO चाहिए, आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर करप्ट तरीन हुकूमत है, आपको वहाँ NRO चाहिए। फिर तो या तो ये कहें हमें NRO दे दें, फिर हम बातचीत करेंगे। वरना बातचीत तो शुरू होती है, फिर उसके बाद कोई आप किसी मुद्दे के ऊपर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको पहले NRO चाहिए और फिर आपने बातचीत करनी है, तो फिर आप अपना मौक़िफ़ क्लियर। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बंदिशें भी, एक्टिविटीज़ उनका नहीं करने देते, जो नदीम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि सियासी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें भी खलल डाला जाता है। देखिए, सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो तो इन्होंने लोकल, अगर एहतजाज करना है तो लोकल इंतज़ामिया से इन्होंने इजाज़त लेनी है। अच्छा। अगर इनको इजाज़त नहीं देती लोकल इंतज़ामिया और इनको लगता है कि लोकल इंतज़ामिया इनके साथ जो है वो गलत बर्ताव कर रही है और इनको टारगेट कर रही है, तो अदालतों में चले जाएं। यही रास्ता है ना। डॉक्टर साहब, आप कौमी असम्बली में आज मौजूद थी। बड़ा, मैंने अभी भी इंट्रो में भी कहा, दोबारा भी कह रहा हूँ कि बड़ा हंगामा खेज किस्म का इजलास था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कल ही ये बात कही कि पार्लियामान वो फोरम है जहाँ बातचीत के मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। तो हुकूमत और अपोजिशन बेंचों में तो आपस में जो है वो नाराबाजी, जुमले कसना, लफ्जी वार वो चल रहा था, आज हम देख रहे थे। थैंक यू अनवर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो अभी मैंने कुरैशी साहब की बातें सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब उन्होंने 1973 का आइन की बात की, और आज जो हमने घंटा 2 घंटे मतलब हमने लीडर ऑफ अपोजिशन की बातें सुनी, और वो भी एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट हमें समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो बहुत खुशी हो रही थी कि जो चीज़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि बैठ के बात करनी चाहिए, डायलॉग पे आके बात करनी चाहिए। कोई भी सियासी जमात जो होती है वो कभी भी अपने रास्ते बंद नहीं करती है डायलॉग के। हमेशा दरवाजे खुले होते हैं, आए बैठें, बात करें। कुछ इख्लाफात आपको होंगे, कुछ इख्लाफात हमारी तरफ भी होंगे, लेकिन कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर। लेकिन उसके लिए दर्जा हरारत को भी तो कम करना होगा। वो चीज़ जैसे अभी कुरैशी साहब ने कहा कि जी हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, हमें इजाज़त नहीं मिली। वो मुझे बता दें कि जो 25 मई की कॉल दी गई थी, उन्होंने कितना पुरअमन एहतजाज किया था कि ब्लू एरिया में दरख्त तक जला दिए थे। बहुत पुरअमन एहतजाज था वो उनका। फिर उसके बाद इनको याद होगा जब खटक साहब वजीर आला थे तो वहाँ से वो पूरी फोर्स लेकर आ रहे थे, तो वो भी पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे कि पूरी फोर्स लेकर आ रहे थे। तो इनके लिए डेफिनेशन क्या है पुरअमन की? कि पुरअमन लॉन्ग मार्च हमने किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची से लॉन्ग मार्च। तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि डायलॉग हो, तो आपके जहन में क्या खाक है? देखें, ये तो उनका माजी है और ये PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है।
कैसे अब इस पे बदलाव या पीछे हर किसी को एक स्टेप पीछे लेना होगा? देखिए अनवर, इसमें आपको अपनी अना को पीछे छोड़ना Yes. होगा, क्योंकि देखिए बानी पीटीआई जो हैं वो कहते हैं कि सब पीछे हो जाए, मैं आगे आ जाऊं। अगर उनको अभी भी वहां से अडियाला से निकाल के और प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाया जाए ना, तो वो बहुत खुश होंगे। ये इस वक्त इनको अडियाला कोई भी जेल सियासतदान हो तो खुश होगा। अडियाला इनको बहुत बुरी लग रही है, इनको प्रोटेस्ट करना बहुत बुरा लग रहा है, इनको जेलों में बंद इनके लोग जो हैं वो लीडर्स बहुत बुरे लग रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं जब ईद वाली रात पे मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को इन्होंने हॉस्पिटल से उठा के जेल में डाला था, और कोविड में जिस तरह से जरदारी साहब हेयरिंग के लिए आते थे, उनको इस्तिस्ना नहीं दिया गया था, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स नहीं निकलते थे, तो ये अपने किए हुए भूल गए। जब जरदारी साहब ने इनको कहा था कि इतना करो जितना आप बर्दाश्त कर सको, ये चीज है कि अब आपकी थोड़ी सी चीजों पे आपकी चीखें निकल गई हैं। आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें सुना दिया, लेकिन अमल तो खुद नहीं किया था। 2018 से 22 तक आप लोग ही थे, जी। तो आपने क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया था? क्यों नहीं उन शिकों को आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया था? अब ये कुरैशी साहब आपने सुन लिया, दोनों जो ऑनरेबल हमारे पैनलिस्ट हैं, तलखियां इतनी ज्यादा हैं माजी की भी और आप कह रहे हैं मौजूदा भी, कैसे इसको कम करके आगे चल? एक और चीज, 2019 में आपको याद होगा डी चौक पे इन्होंने वुमेन पार्लियामेंटेरियंस पे बहुत सारा तशद्दुद किया था। मैं उसकी विक्टिम हूँ। अच्छा। मैं रोजे में थी और रोजे में मैं 8 से 10 घंटे मैं जेल में रही हूँ, तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। कुरैशी साहब आप देख लेना, आपने खुद सुन लिया, डॉक्टर शाजिया सोबिया साहब जो बात कर रही हैं और राना एहसान साहब भी, तो सर अब आगे बढ़ना है ना हमने भी, तो कैसे आगे बढ़ा जाए? आप लोगों को भी एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से आज चेयरमैन पीटीआई जो मौजूद हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो कहते हैं 9 मई पे माफी का जो मुतालबा है वो तो कहते हैं हम पे जुल्म किया गया, हमसे माफी मांगी जाए। से लिए गए चेयरमैन। नवाज साहब मैं गुजारिश करूं, इनको हमारे इन दोस्तों से जब भी कोई बात की जाती है ये माजी से शुरू होते हैं। अच्छा, माजी इन दोनों का एक दूसरे के साथ जितना मुतारिफ रहा है, अब मैं अपने हवाले से बात करूं, हमेशा आप गाड़ी की स्क्रीन में देखेंगे ना, तो जो बैक मिरर है वो माजी की तरफ, बैक की तरफ देखने के लिए होता है, वो बड़ा छोटा सा शीशा होता है, और जो व्यू सामने का होता है वो बड़ी स्क्रीन होती है। जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो ये माजी के ताने खवातीन की तरह जो देहात में लड़ती हैं वो नहीं देते। पीएमएल और पीपल्स पार्टी की चूंकि एक आजकल इनका सीजन लगा हुआ है, ये मिलकर इक़्तिदार में है। आप 2 माह पीछे चले गए, 3 माह पीछे, जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो बिलावल जरदारी साहब ने कम से कम मुझे बताया था कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार साहब है और शहबाज शरीफ साहब है। मुझे नहीं पता था, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं था, मैं तो 9 मई की वजह से पता नहीं कहाँ का दरबदर था और किन तकालीफ का शिकार था। मैं आपसे गुजारिश कर दूं, हमारे दोनों दोस्त, हमें कोई इनसे बातचीत का शौक नहीं है। अभी मेरी बहन ने कहा जी हमें आइन सिखाते हैं। देखिए, हम आइन आपको उस वक्त बताते हैं जब आप आइन के राग अलापते हैं। आप लोगों को कहते हैं कोर्ट को इज्जत दो, आप कहते हैं ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते। हाँ, आपको जो ये गलत फहमी है ना कि आज का डिजिटल दौर का नौजवान आपकी बातों से मरूब हो रहा है, वो आपको हकाइक 8 फरवरी को पता चल गए हैं। आप जितना अरसा भी इन हकाइक पर पर्दा डालते रहे, इसको अंदर तक कारपेट करते रहे, अल्टीमेटली चीजों ने अपनी असल जगह तक पहुंचना है। अगर आप इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल में बंद करके 1 साल से उनकी कोई आवाज हम तक नहीं है, हमें नहीं पता हकीकत क्या है। वो तो जो मीडिया से टॉक किया है कुरैशी साहब, बानी चेयरमैन पीटीआई ने आज भी मीडिया से टॉक किया, आप लोगों के मुतअद्दिद बैरिस्टर गौर साहब की आज ही मुलाकात हुई है। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, जब नवाज शरीफ साहब कह रहे थे ना, 28 मुलाकातें उनकी रिकॉर्ड पर थी। जिस तरह से इमरान खान साहब की मुलाकातें हो रही हैं, वो ना पीटीवी मेरी इस बात को चलाएगा, ना मैं कोई मुतनाज़ा बात करना चाहता। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ अपने हुक्मरानों से जो आज इक़्तिदार में है, सदा बादशाही अल्लाह ताला की है। आप अगर हमें कह रहे हैं ना कि 18 में हम इक़्तिदार में थे, आप अपोजिशन में थे, कल आपने भी अपोजिशन में आना है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा आप लोगों के साथ सलूक को, मौत की चक्कियों में आपको बंद किया जाए। सियासत करें राना एहसान अफजल साहब और इनकी पूरी फैमिली को दरबदर कर दिया जाए। ये मेरी बहन डॉक्टर शाहबा मेंबर हूँ और इनके पूरे फैमिली मेंबर्स इस बात से खौफजदा हूँ कि हमारी अजीजा मेंबर नेशनल असेंबली है। मैं कभी नहीं चाहूंगा, मैं पाकिस्तान के हवाले से उतना ही मुतफक्किर हूँ जितना कोई भी मुहिब वतन
हो सकता है। सर आपने आम नुकता उठाया, आपने विशेष सर्कल से कैसे निकलें जी? राना एहसान साहब वो कह रहे हैं जो 2018 का जब आप हमें बताते हैं तो 2024 में अब उनके साथ ये हो रहा है, तो उनका अगर इसको ना रोका गया तो फिर आने वाले वक्त में आपके साथ होगा। ये देखें, बात ये है कि अगर कोई भी मसाइल हैं जिस तरह की नौयत का इन्होंने इशारा किया, उसका हल क्या है? उसका ये तो कहते हैं हमने बात ही उनसे करनी है, पहले अपना मौकफ क्लियर कर लेना। इनका क्या ये तो कहते हैं इख्तियार उनके पास नहीं है। देखें, बात ये है, ये गलत है। इख्तियार आपने अपना जो है प्रैक्टिस करना होता है, और बिल्कुल अगर आप करेंगे तो कोई आपके इख्तियारात आपसे छीनेगा नहीं। अगर यही देखें 2018 के अंदर हम समझते हैं कि जो इन्होंने जिस प्रोजेक्ट की तहत ये लॉन्च हुए उसने जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचाया, और आज एक अगर कोई कह लें कि जिन हालात पे आज हम पहुंचे इनका बड़ा रोल है उसके अंदर। अभी हम समझते हैं कि अभी भी बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की, हमारे लीडर भी बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, उन्होंने कहा आप आए मिलके बैठें। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्ड डायलॉग नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड डायलॉग, एजेंडा तय हो। बिल्कुल, वो ग्रैंड डायलॉग क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड ही होगा ना। ग्रैंड डायलॉग के अंदर तो एजेंडा तय होगा। तो शरायत है ना कि चेयरमैन वानी पीटीआई को छोड़ा जाए। देखिए फिर यही तो इनका मैंडेट जो है जो मुबैना तौर पे इनके मुताबिक चुराया गया उसको वापस किया जाए। अगर आपने पहले अपनी शरायत मनवानी है और फिर डायलॉग करना है तो फिर तो डायलॉग होगा। लेकिन सीबीएम्स क्या हो सकती हैं आपकी राय में? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तलखियां बहुत है, आपने देखा गुफ्तगू में एक पता चलता है कि कितनी एक दूसरे के खिलाफ पूरा लंबा एक शिकायतनामा है। देखिए, स्टार्ट तो ये है कि पार्लियामेंट में एक दूसरे को सुने, जो कि आज हमने देखा नहीं सुना जा रहा था। यही बात है ना, एक दूसरे को मौका दें बोलने का, शुरुआत वहां से होगी। कोई बातें ये मैं समझता हूँ पार्लियामेंट से बड़ा फोरम कोई नहीं है। वहां आप 2 दिन सीधे हो जाएं, आप एक दूसरे की बात सुनना शुरू कर देंगे। क्यों डॉक्टर साहब आप समझते हैं पार्लियामेंट इज द राइट फोरम? देखिए अनवर, आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब पहली स्पीच की थी तो उन्होंने यही बात की थी जिसपे उनको गुस्सा भी आ गया था कि मैं आपके हक में ही बात करने लगा था कि जो चीज़ें आपकी सही होंगी हम आपको फेवर करेंगे। सिर्फ इसी वजह से कि जब तक हम पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे, हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकते। तो हम कैसे पॉलिटिकल स्टेबल होंगे? आपस में यही मुकालमा हो ही reason नहीं है कि रहा। हम जब आपस में मिलके बैठेंगे, बात करेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि जी बानी को छोड़ दें, वो हमने तो नहीं पकड़ा हुआ, केसेस की वजह से पकड़े हुए हैं, उनको अदालतों ने छोड़ना है, पार्लियामेंट ने तो नहीं छोड़ना है। तो जो पार्लियामेंट में आपके लोग आए हैं वो सिर्फ चीखम धाड़ के लिए तो नहीं आए, वो बात करने आए हैं, डायलॉग करने आए हैं, उनको बिठाएं, बात करें। अगर 2 घंटे हम उमर अयूब साहब को सुन सकते हैं तो आप हमें भी सुन सकते हैं। आप अगर हमें नहीं सुनेंगे तो इस तरह से डायलॉग नहीं हो सकते। देखिए, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था तो दोनों साइड की सुनी गई थी और मिल के बैठ के बात हुई थी और उन चीज़ों पे फिर अमल भी हुआ था। अपोजिशन में होते हुए चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमने आपको ऑफर की थी, आपने तो इतने भी एफर्ट्स नहीं किए थे कि आप आके बात करते। आप तो बैरून मुल्क खड़े होकर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, हम तो यही हमेशा कहते थे कि आप अपनी बीइंग अ पर्सन अगर अपनी इज्जत नहीं करते तो जिस कुर्सी पे आपको बिठाया गया है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आप बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो इनसे एसी भी ले लूंगा, मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो इनसे ये सहूलतें भी ले लूंगा। तो ये तरीका नहीं होता है बात करने का। देखें, IMF की टीम आई हुई है और मुज़ाकरात कर रही है। राना एहसान साहब की गवर्नमेंट, आप लोग ज़ाहिर बात है कोलिशन हुक्मरान इत्तेहाद में है, उनका भी कहना है कि सियासी इस्तेकाम होगा तो फिर इक्तिसादी इस्तेकाम भी आगे बढ़ेगा। देखिए अनवर, यही मैंने कहा है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात ही यही की है कि कुछ आपको पीछे ये जो आप लोगों के और पीटीआई के दरमियान हमने तलखियां, इसको कैसे अबूर किया जा सकता है? आपको याद होगा MRD की तहरीक में वो लोगों के साथ भी मोहतरमा बैठी थी जो उस साजिश में, भुट्टो साहब के कत्ल की साजिश में शामिल थे, उनके साथ भी बैठी थी। फिर मोहतरमा की शहादत के बाद जब जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था तब भी वो उन लोगों के साथ कोलिशन, आपको याद होगा 2008 में कोलिशन गवर्नमेंट की बुनियाद रखी गई थी क्योंकि जमहूरियत को हमने कायम रखना है। ये चीजें आप लोगों को समझनी होगी। अगर आप आइन हमें सिखा रहे हैं या हमें पढ़ा रहे हैं तो हम आइन बनाने वाले लोग हैं, हमें आइन का पता है, अमल आप लोगों ने करना है। 2018 से 22 तक आपने नहीं किया था, अगर अब आपने पढ़ लिया है तो आके बैठे और बात करें। कुरैशी साहब, ये बात तो सही है, आप बैठे असम्बली में बातचीत करें। आज भी आपने देखा कि उमर अयूब साहब ने काफी लंबी तवील तकरीर की, उनका राइट है एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। दूसरी साइड से जब कोई तकरीर के लिए उठता है तो उस पर फिर
हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव किस्म की प्रोसीडिंग्स हो गई, बोलने नहीं दिया जा रहा था, फिर स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि मामलात को आगे कैसे चलाया जा सकता है वरना हाउस को एडजर्न करना पड़ेगा। आप भी पार्लियामेंटेरियन हैं, बताइएगा आगे भी बढ़ना है, जाहिर बात है अगर दायरों में, जैसे आपने कहा दायरों का सफ़र रहा तो पाकिस्तान तो की गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। पंक्चर करती है, पाकिस्तान की गाड़ी को चलाएगा, पाकिस्तान का नौजवान चलाएगा, पाकिस्तान के वो लोग चलाएंगे जिनका तरजीह नंबर 1 पाकिस्तान की तरक्की है। अभी राना एहसान अफजल साहब बड़े मासूम से नौजवान है, बड़े पढ़े लिखे, मुझे बड़ा इन पे प्यार आता है। अभी इन्होंने कहा जी अगर इन्होंने पूरा मन प्रोटेस्ट करना है तो ये जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए, वो ना माने तो कोर्ट्स में जाए। भाई आजकल जो कोर्ट्स के जजेस जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो सुन के तो मुझे हंसी आती है और मैं शुक्र अदा करता हूँ। आप हमें ऑक्सीजन देने दे रहे हैं, आला अदलिया को आप हमें ऑक्सीजन जो दे रहे हैं और हमें सांस लेने की बात आती है, यही बहुत बड़ा हमारे नेमत है। मैं नवाज साहब आपसे गुजारिश कर दूं, मॉडर्न वर्ल्ड में बादशाह दुनिया में हमेशा फरमान अपर हैंड पर होते हैं जी, फरमान स्टेप फॉरवर्ड लिखते हैं। जो साहिब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार होते हैं उनके रवैये से नजर आता है कि कितनी मसालियत हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती। आज अभी मेरी बहन ने डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी खान साहब बैरून मुल्क खड़े होकर ये बात की। अब देखिए ये ताना तो देते हैं, तो नहीं करते। इनकी तमाम लीडरशिप के पास जो गुफ्तगू है, अडियाला जेल में जी ये सहूलत है, अडियाला जेल में जी ये सहूलत है, तो एक शख्स को जो पॉपुलर तरीन शख्स है, ना हक आपने पाबंद सलासल किया हुआ है, किसी ना हक को बेगुनाह को कैद करना भी बहुत बड़ा जुर्म है। कुरैशी साहब केसेस नहीं आपके ख्याल में? तोशा खाना केस है, इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का केस है। करप्शन, 1 रुपए की करप्शन उस शख्स पे नहीं है। यार हमें इक़्तिदार मिलेगा, राना एहसान साहब आप पे 500 केस कर देंगे, हमें पता भी होगा आप इनोसेंट है। आप इस रीत से हटाएं। आप एक नौजवान वाइस है अपनी पार्टी की, आप ये जो बाबे आपकी जमातों में बैठे हैं ना जी, वो जो कहा करते थे हमें बिलावल जरदारी साहब कि जी अब नौजवान सोच को आना चाहिए, लाके उन्होंने यहाँ पे क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, एहराम मिस्र की मम्मियां बिठा दी हैं अवाने सदर में और अवाने वजीर आज़म में। आपके पास नौजवान सोच नहीं है। आपको अंदाजा है पाकिस्तान की 65% आबादी कितनी परेशान है। हमने जिन अंग्रेजों से आजादी ली थी, 1857 से जंग आजादी शुरू हुई और 1947 में अजीम मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने हमें आजादी दी। जिन लोगों से आज लोग उनके देश में बसने के लिए पासपोर्ट उठाई फिर रहे हैं, हम जिन लोगों से आजाद होकर खुशी महसूस करते थे, मुझे अफसुदगी से कहना पड़ता है, मैं इस बात की बात नहीं करना चाहता। मेरा दिल खून के आंसू होता है जब मैं देखता हूँ अपने नौजवानों को कि वो यूरोप के वीजे के लिए तरस रहे हैं। हम 76 साल में अपने मुल्क को इस काबिल भी नहीं कर सके। इमरान खान ने हम लोग को 3.5 इंसान के लिए आए, आप लोग 76 साल से इस मुल्क पर मुख्तलिफ रूप में इक़्तिदार में हैं। ठीक, लेकिन अब उसके लिए अमल क्या होना चाहिए? राना एहसान साहब उन्होंने तो बताया कि आज के नौजवान के जब वीज़े लगा रहा होता है दिल खून के आंसू होता है। नदीम कुरैशी साहब का वो कहते हैं नौजवान है 65%, पहले भी उन्होंने कहा डिजिटल वर्ल्ड है, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है उनकी? आपने सारी गुफ्तगू सुनी, वो तो हर बुराई की वजह आप लोगों में तलाश कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 90 की दिहाई सब लोग उसको कहते हैं कि लड़ाई झगड़े के अंदर गुजरी, PMLN पीपल्स पार्टी का आपस में एक दूसरे का कलीन खींचना और गिराना एक दूसरे को, बहुत सारी उसके अंदर तल्ख बातें थी। लेकिन उसके बाद ये जमातें सीखी और इन्होंने मिसाके जमहूरियत किया, और जब मिसाके जमहूरियत किया तो 2008 से 18 में वो भी कोई परफेक्ट नहीं था, उसमें कमी पेशियाँ थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसके बाद भी हमारी तलखियाँ हुई होंगी, लेकिन ओवरऑल एक डायरेक्शन, एक लर्निंग के बाद हमने वो हासिल किया और फिर हम आगे बढ़े। और 2008 से 18 में आपने देखा कि हमने बहुत बड़े काम किए। 18वीं तरमीम आई, उसमें पीपल्स पार्टी का रोल था, इलेक्शन एक्ट पास किया और बहुत सारे आईनी तौर पे हमने जो है वो मामलात को आगे लेके चले, पॉलिटिकल स्पेस हमने वापस ली। देखें उस वक्त ये जो सियासत इन्होंने खान साहब ने की वो तफरीक की सियासत की, और आपको याद है PTV पे हमला, 126 दिन का धरना, बिल फाड़ना, कहा कि हुंडी से पैसे दो। फिर जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने वो जो एक कल्चर था एक दूसरे को सुनने सुनाने वाला, एक दूसरे के साथ, आपको याद है फ्रेंडली ऑपोजिशन के भी नारे लगते रहे हमारे 2018 के दौर में और उससे पहले, लेकिन वो फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं था। ऑपोजिशन और हुकूमत की दुश्मनी नहीं होती, वो मिलके मुल्की एजेंडे पे मिलके काम करती हैं। लेकिन जब इनकी हुकूमत आई तो ये डिक्टेटर बन गए, क्योंकि ये खुद तो आए नहीं थे, इनको लाया गया था, उनके बलबोते पे ये हुकूमत करते थे।
और इनका रोल ये था कि बिल भी लेकिन 2024 में उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल नहीं, गया। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल भी ये उनसे पास करवाते थे, टेलीफोन कॉल आती थी तो बिल पास होते थे, फिर और दीगर मामला थे, ये अपने कोलिशन पार्टनर्स को इज्जत नहीं देते थे। तो उस वक्त अगर आप देखें कि ये पीटीआई का क्या किस तरह का किरदार रहा, और आज इनको जो ये बातें कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ इनसे किसी हद तक, लेकिन ये सारा जो डिफॉल्ट आया वो इनकी बुनियाद पे आया। खान साहब की सियासत का मैंने आपको जिक्र किया कि खान साहब की सियासत जो है वो ये है कि मैं फरिश्ता हूँ, बाकी सब जो हैं वो नाकाबिले कबूल हैं, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो जो डायलॉग था गवर्नमेंट ऑपोजिशन का, उनको इन्होंने खत्म किया। जो डायलॉग एज वी स्पीक आज 14 देखिए, मई, आज हम तो कह रहे हैं ना ग्रैंड डायलॉग करें, 13 मई है, हम जी। तो कह रहे हैं ग्रैंड डायलॉग करें। ये क्या कह रहे हैं, इनका मौकफ निकालें ना। अब ये जो बात ये कर रहे हैं अपना नदीम कुरैशी साहब, ये तो चले एक अलहदा बात करें। क्या इनके लीडर ये बात कर रहे हैं? इनके जो दीगर जो फैसला साज लोग हैं वो क्या कह रहे हैं आज? आप निकाल लें। गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं तो उनसे बात करूंगा जिनसे मुझे पता है बात करनी है, मैं इनसे तो बात ही नहीं करूंगा। वो तो कहते हैं मैं इनको पता नहीं जाके इस्लामाबाद पे काबिज हो जाऊंगा, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। अभी आपने मुकालमा देखा जो उन्होंने केपी के गवर्नर के साथ जो जिस तरह की बातें की, तो इनका तो देखें, ये कल्चर ही इंतशार का लेके आया। अब ये कल्चर जो पोलराइजेशन का लेके आया वो ये लोग लेके आए। लेकिन डॉक्टर शाजी साहब, नदीम कुरैशी साहब की जमात भी सियासी हकीकत है, आप भी सियासी हकीकत हैं, और राना एहसान साहब की जमात भी सियासी हकीकत है। इन हकायक को सामने रखकर माजी का जितना भी बुरा बैगेज है आगे कैसा बढ़ा जाए, मेरा तो इस नशिस्त का सवाल ही है। देखिए अनवार, मैं तो हमेशा, बल्कि मेरी जमात, मैं अपनी जमात को एक इंस्टीट्यूशन कहूँगी कि जहाँ पे आके लोग सीखते हैं। बल्कि पीटीआई में या जो अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसमें आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जो हमारे पार्टी से सीख के गए हैं या नून लीग से सीख के गए हैं। तो ये इनकी पार्टी तो पार्टी है नहीं, लेकिन ये है कि कुरैशी साहब थोड़ा सुन लें, आप थोड़ा सा आप सुन लें, थोड़ा तसल्ली से सुन लें, क्योंकि सुनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपने ग्रैंड डायलॉग में आना है तो सुनने की आदत डालनी होगी। तो यही चीज है कि आपको सुनना होगा, आके बैठना होगा। ये आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनका बोलेगा कौन। शेर अब्दुल मर्वत बोलेंगे, वो तो आजकल शोकॉज नोटिस की जद में है। गौहर अयूब साहब बोलेंगे या लतीफ खोसा साहब, उमर अयूब साहब बोलेंगे या फिर लतीफ खोसा साहब बोलेंगे। इनके तो आपस में ही डिसाइड नहीं होता है। तो ये क्या But now you have to deal with this opposition. हम लोग सवाल मेरा ये है, हम लोग यही चाहते हैं कि आप आए, बैठें, और जो आपके बात करने जैसे लोग हैं, जिनके अंदर सब्र और तहम्मुल है, जो इंतशार फैलाना नहीं चाहते, आप उनको सामने लाएं। एक डेलीगेशन कोई आपको नजर आ रही है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? मुझे देखिए, हमेशा होपफुल रहते हैं हम लोग, पीपल्स पार्टी वाले हों, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो हम हमेशा होपफुल होंगे कि कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर निकलता है। अगर ये लोग थोड़ा सा झुकने लगे या थोड़ा सा किसी चीज पे आके, वो चंद लोग जो बात करने जैसे हो, जो फ्लेक्सिबल हों, उनको लाएं और बैठ के बात करें। लास्ट वर्ड मेरे ख्याल में नदीम कुरैशी साहब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, बस वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है। सर आप ये बताएं, कोई पीछे हटेंगे, लचक का मुजाहरा करेंगे अपने मौकफ पे? लास्ट वर्ड साहब, जो 3 रुकनी कमेटी खान साहब ने बनाई है वो के लिए बनाई है। ओके, ठीक है। बहुत साहब जैसे ठीक है, में से शानदार लोग मौजूद हैं। ठीक है, कैसे मुमकिन है बातचीत से इनकार करें? बस ये सर, बात ये है कि बातचीत उसी वक्त होगी जब रवैये तब्दीली आएगी। वो आपने बात की है सर, वो आपने बात बिल्कुल सीखी। थैंक यू वेरी मच नदीम कुरैशी साहब, राना एहसान अफजल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया सोबिया, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एंड में टेक अवे यही है कि लचक का मुजाहरा करना होगा, बातचीत के लिए मामलात को आगे बढ़ाना होगा, तब जाकर ये जो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेलमेट की सूरत दिखाई दे रही है, इसको हम ख़त्म करके आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ हम यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच तो की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।